अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डाइल्यूशन यूज करना चाहिए? प्लीज गिव एन हैंड। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन की जो बातें हम करते हैं, अच्छा कहाँ तक यूज होनी चाहिए ये बता दीजिए। कुछ लोग मुझे राइट करके बताएं कि डाइल्यूशन, अच्छा बताइए कि डाइल्यूशन D4, D5, D6 तक ही यूज होनी चाहिए। कितने लोग ये मानते हैं कि D4, D5, D6 ही यूज होनी चाहिए? डाइल्यूशन D4, D5, D6, D3 से D4 बना लिया, D4 से D5 बना लिया, D5 से D6 बना लिया। ये चीज मैटी जी के समय था, D4, D5, D6। लेकिन वहां क्या थी? वहां थी ग्लास थेरेपी, वहां थी ग्लास थेरेपी। क्या रिसर्च नहीं होने चाहिए? क्या डॉक्टर क्रॉस थे, डॉक्टर क्रॉस ने जो रिसर्च करी, जो उन्होंने टेक्निक बताई, वो क्या D4, D5, D6 तक ही था? डॉक्टर क्रॉस की जो थ्योरी थी उसमें क्या D4, D5, D6 ही था? उससे आगे था। तो आज हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं, देखिए होम्योपैथी एक हिंदुस्तान में सम्मानित रिकॉग्नाइज्ड पैथी है, और कहीं ना कहीं आप जो है ये तो मानते होंगे जर्मन फार्माकोपिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाहित है, भले इंडिया में नहीं है, भले इंडिया की फार्माकोपिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को नहीं लिया गया है, लेकिन जर्मनी की जो फार्माकोपिया है, जेसो में जो फार्माकोपिया थी, उस फार्माकोपिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो थी ना। ठीक, यहां नहीं लिया गया, यहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अछूता घोषित कर दिया होम्योपैथी वालों ने। यही तो कहानी है। और आज जितने लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिग्रियां बांट रहे हैं, डिप्लोमास दे रहे हैं, वो कौन है? उनमें से 90% जो है वो आयुर्वेदा वाले हैं या होम्योपैथी वाले हैं। 90% लोग। जितनी दवाइयां बन रही हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो किस पर आधारित चल रही है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दो धड़े हैं। एक धड़ा स्पेशलिस्ट को मानता है, एक धड़ा आज भी मदर टिंचर थ्योरी को चल रहा है। जब रिकॉग्नाइजेशन की बात होती है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से मांगा जाता है, भाई आप कौन सी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तरीके से आप बना रहे हो, बताओ मुझे। तो सब चुप हो जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज 50 सालों में रिकॉग्नाइजेशन क्यों नहीं हासिल कर पाई? क्या वजह थी? और आज भी मैं कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, रिकॉग्नाइजेशन का दूर दूर तक पता नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिकॉग्नाइजेशन का दूर दूर तक पता नहीं है। आईडीसी बैठी, उसमें लोग शामिल हुए, लेकिन उसमें जो लोग शामिल हुए वो किस पैथी के? अगर मैं जितना जानता हूं, 24 में से 20 लोग तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी वाले हैं, 2-4 लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले हैं। तो क्या सोचते हो कि वो जो थाली आज सजाकर लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, करोड़ों रुपए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे कमा रहे हैं, वो यूं ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज होने देंगे? हम आप इतने बटे हुए हैं कि हमारा और आपका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स का यूज किया जाता है।
आज भी आईडीएसटी से आप उम्मीद करके बैठे हैं तो आप नासमझ हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि आप गलत और सही का विरोध भी नहीं करते। गलत और सही का विरोध भी नहीं करते। इस वजह से आईडीएसटी अभी आपको कुछ नहीं देने जा रही है। और अगर मैं कुछ बोल देता हूं, कभी फेसबुक पे मैं कुछ बोल देता हूं, तो लोग कहते हैं सर आप भी ऐसा कह रहे हैं। कहने मजबूरी है, मेरा कहना आज मजबूरी है। सन 1999 से लेके आज तक इन 25 सालों से तो मैं देखता चला रहा हूं इलेक्ट्रोपैथी क्या है। 25 साल हो गए मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन का वेट करते हुए कि आज रिकॉग्नाइज हो जाए तो कल रिकॉग्नाइज हो जाए। मानता हूं इलेक्ट्रोपैथी अपने में होम्योपैथी से सुपरपैथी है, लेकिन जर्मन फार्माकोपिया में अगर इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी में है तो अगर यहां पर आप अपनी चिंता कीजिए कि आपको अगर एक इंडिविजुअल पैथी नहीं दी जा रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है। आपको इंडिविजुअल पैथी नहीं माना जा रहा है इलेक्ट्रोपैथी को। ये होम्योपैथी जो वर्ड लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आगे होम्योपैथी वर्ड क्यों लगा हुआ है? देखिए दोस्तों, मैं बड़ा बेबाक इंसान हूं और मैं अपनी राय बड़े बेबाक तरीके से रखता हूं। इसी वजह से मैं कभी कभी बुरा भी बन सकता हूं। लोग मुझे बुरा भी समझते हैं कि यार ये बंदा है क्या चीज। मैं आज भी जो है, मैं इन 20-25 सालों में यही सोचता आया कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आज मुझे लगता है जब उम्र के 50वें पड़ाव पे मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोपैथी की जो है डॉक्टर काउंट मैटी ने जो शोध किया था, जो रिसर्च किया था, वो होम्योपैथी की गंदगी को निकालने के लिए किया था। और होम्योपैथी की गंदगी को निकालकर उन्होंने एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक रचित किया, इलेक्ट्रोपैथी की रचना की। और जर्मन फार्माकोपिया में आखिरी के जो पन्ने 180-190 पन्ने हैं, 200 पेजेस है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सार है। आज होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विदेशों में एक साथ चलती है। आज होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जहां जहां चल रही है वहां एक साथ चल रही है। आप यूके में चले जाइए, होम्योपैथी वाला डॉक्टर ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाई देता है। आप ब्रिटेन चले जाइए, लंदन चले जाइए, हर जगह जो है आपको होम्योपैथी वाला ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी दवाई देता है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाला होम्योपैथी की दवाई देता है। हिंदुस्तान में एक ऐसी चलन है जहां पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाला होम्योपैथी नहीं दे सकता, होम्योपैथी वाला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं दे सकता। मेरी यह मानना है कि जब जर्मन फार्माकोपिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी साथ साथ रह सकती है तो हम यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साथ साथ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? और मेरा यह मानना है डॉक्टर आर के मैस्ट्री का, बस और किसी का नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि मेरी बात को मानो आप। मेरा यह मानना है कि होम्योपैथी अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, चाहे उसे होम्योपैथी में ही क्यों ना सम्मिलित किया जाए। अगर एमडी होम्योपैथी होता है, एमडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चालू हो जाए तो पहले कम से कम एक शिक्षा ग्रहण करे व्यक्ति, एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ रहा है और एमडी होम्योपैथी कर ले, एमडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर ले, दोनों भी एक अलग विशेषज्ञ बन जाए वो। मेरा मानना यही है कि आपको जो तरीके सिखाए जा रहे हैं, जो मठाधीश लोग गलत काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को होम्योपैथी में भी शामिल नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि आईडीएसटी उसको रिकॉग्नाइज भी ना करे,
इसी तरह से वो अपनी डिग्रियां बांटते रहे, कागज के पन्ने बांटते रहे, और ये जो फैक्ट्री है इलेक्ट्रोपैथी की वो चलाते रहे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चलाता हूं, मैं भी इलेक्ट्रोहोमिया इंडिया प्रोडक्ट्स के नाम से अपनी कंपनी चलाता हूं, दवाइयां बेचता हूं, मैं भी बेचता हूं। मैं भी बहुत सारे जो एलोपैथी के लोग हैं, जो इलेक्ट्रोपैथी में एलोपैथी के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बेचारे कहते हैं डॉक्टर साहब आज तक हमने नहीं किया, 20 साल हो गया मैंने इलेक्ट्रोपैथी नहीं करी। मेरे पास डिग्री जरूर इलेक्ट्रोपैथी की है, मैं लेकिन एलोपैथी करता चला आया हूँ। अब आपके साथ मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता है, इलेक्ट्रोपैथी में कुछ करना चाहता हूँ। क्या होम्योपैथिक दवाइयां बेकार है क्या? होम्योपैथी की दवाइयां क्या बेकार है? नहीं साहब, उसमें से बहुत ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत ही त्वरित काम करती हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वहां पर भी क्या है, वहां पोटेंसी का गेम है। होम्योपैथी पोटेंसी पे आधारित चिकित्सा पद्धति है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डाइल्यूशन पे आधारित चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी मदर टिंचर को सपोर्ट करती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एस्पेरिक को सपोर्ट करती है। होम्योपैथी का शुद्धतम स्वरूप इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। होम्योपैथी का शुद्धतम प्यूरिफाइंग फॉर्म, प्यूरिफाई फॉर्म कह सकते हैं क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिसकी रचना डॉक्टर कॉन्सिजर मैटी ने की। तो मैं हमेशा ये कहूंगा, जो अच्छे चिकित्सक हैं, जो एक सम्मानित चिकित्सक है, जिनका नाम है, वो इस अवधारणा को अगर सच सही मानते हो तो उस पर खुल के आवाज उठाएं। आप एक चीज समझ लीजिए, आप अगर आज खुल के आवाज नहीं उठाएंगे तो इलेक्ट्रोपैथी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। और इलेक्ट्रोपैथी मान लो रिकॉग्नाइज ना भी हो तो कम से कम उसको अपना सम्मान तो मिल जाए। भले वो होम्योपैथी का एक कोर्स बन जाए, लेकिन उसको अपना सम्मान तो मिल जाए। आज इलेक्ट्रोपैथी का सम्मान है, जिस सम्मान के आप हकदार हैं, क्या वो सम्मान आपने पाया? नहीं पाया। तो मेरा कहने का मतलब था कि आप लोग इस एक चीज समझ लीजिए, आपको हो सकता है उद्वेलित करके ये कहा जाए भाई डॉक्टर महेश्वरी का विरोध कीजिए, वो होम्योपैथी में जाना चाहते। नहीं, मैं होम्योपैथी में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आजकल के जितने भी चिकित्सक हैं हमारे, उनको सम्मान मिले। केवल मठाधीशों का सम्मान नहीं, वो मठाधीशों की डिग्री बांटने के लिए हम क्या खुली छूट दे दें उनको? आप डिग्रियां बांटते रहिए, रिन्यूअल करते रहिए, हर साल आप करोड़ों रुपए पैदा करते हैं इसी नाम पे, इसी काम पे। मुझे इस बात की पीड़ा है कि इन 25 सालों में इलेक्ट्रोपैथी को इन्होंने जो है, अगर 2-4 चिकित्सक इस पे मेहनत नहीं करते तो शायद जो सम्मान आज आपको मिला है वो सम्मान नहीं मिलता। लेकिन इंडिविजुअल पैथी अगर नहीं बनाई जा रही है तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि आप इसकी कोई भी चीज, कोई फार्माकोपिया नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी की एक अलग कोई फार्माकोपिया नहीं। वही सेंटीसेमल स्केल, वही डेसिमल स्केल पे आप भी दवा बना रहे हैं आज, जो होम्योपैथी का पार्ट है। वही सेंटीसेमल स्केल, वही डेसिमल स्केल पर आप दवा बना रहे हैं आज भी, जो होम्योपैथी का पार्ट है। आपका अपना कौन सा फार्माकोपिया बताइए? तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो लड़ाई है वो लड़ाई शायद हम चिकित्सक नहीं लड़ रहे हैं, जो चिकित्सक इलेक्ट्रोपैथी का है वो नहीं लड़ रहा है। और इसी वजह से क्या है, मन चाहा जैसा वो चाहे वैसा काम वो कर रहे हैं। जो होम्योपैथी के डॉक्टर, जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, वहां पे आप और हम नहीं है, वहां आप और हम नहीं है। वहां जो मठाधीश बैठा हुआ वो होम्योपैथी का है या आयुर्वेदा का है या किसी और पैथी का है, वो सोसाइटी चला रहा है। और इस वजह से आज
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये हालत है। तो दोस्तों, मेरा आज ये कहने का मतलब ये था, इस वजह से मैंने इतनी बातें कही, क्योंकि जो आपको और हमें, शायद क्या सोचते हैं आपके बच्चे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस या नो? क्या आप अपने बच्चों को इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर बनाना चाहते हैं? कभी नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि जितना संघर्ष आपने कर लिया, अब वो संघर्ष आप अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। समझ रहे? और मैं हमेशा ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि डॉक्टर महेश्वरी जो बोल रहा है सही है, तो कृपया करके यही आवाज आप भी निकालना चालू कीजिए। वरना वो लोग बैठे हुए हैं जो आपको और हमें कुछ नहीं समझते। डॉक्टर महेश्वरी मीन्स पढ़ाता हुआ होगा अपनी प्रैक्टिस अच्छी होगी। डॉक्टर महेश्वरी मीन्स ये है। डॉक्टर महेश्वरी मीन्स यही है। मैं पढ़ाता हूँ आपको, अच्छी बात है। मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छी बात है। मैन्युफैक्चर है, कमा रहा है, अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहां से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी आवाज को सही ढंग से नहीं करते, तो वो दिन देर दूर नहीं जब आप इलेक्ट्रोपैथी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हमें भी ये पता है। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस चालू करते हैं। एस्टन पे आते हैं। दोस्तों, हाँ, तो सबसे पहले थोड़ी सी बात ये कर ले। सबसे पहले ये बात थोड़ी सी कर ले कि D4, D5, D6, ठीक, D4, D5, D6, मतलब D3 से आपने D4 बनाया, D4 से आपने D5 बनाया, D5 से आपने D6 बनाया। और इसको अगर ग्लास थेरेपी में यूज करते हैं तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा देती है, मैं भी मानता हूं। और इसलिए मानता हूं कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट वो बहुत अच्छा पाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पाते हैं, बट मैं यूज नहीं करता। मैं हमेशा क्रॉस की थ्योरी को मानता हूं, और D4, D5, D6 ये तो कॉमनली मैं यूज करता ही करता हूं। लेकिन फिर मैं D8 आ जाता हूं, D10 आ जाता हूं, और D12, D20 और D24। इस तरह से मैं इसके डाइल्यूशंस को बनाता हूं, और डाइल्यूशन के थ्रू यूज करता हूं। मान लीजिए क्रॉनिक केस है तो मैं D8, D10, D12, D20, D24 पे चला जाता हूं, यहां पे चला जाता हूं। ठीक है, और तरीका वही होता है जो डॉक्टर क्रॉस ने हमें बताया, 1:9 की थ्योरी, 1:9 की थ्योरी और 100 स्ट्रोक, 100 पावर स्ट्रोक देना। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 105 भी लिखा है, लेकिन मेरा मानना है 100 स्ट्रोक ही सही है। उसका एक रीजन भी है, उसकी थ्योरी के पीछे ये है, ये बन जाता है 10, और 10 गुणा 10 बराबर 100, मतलब 10 टाइम्स स्ट्रोक हम इसको देते हैं, तो एक नई क्या बन जाता है, डाइल्यूशन बन जाता है। जैसे D4 से D5 बनाएंगे तो 1:9 और 100 स्ट्रोक दे देते हैं, तो वो नया फॉर्म बन जाता है। जैसे D4 से D5 बन जाएगा, D5 से D6 बन जाएगा, ऐसे बनता चला जाता है। तो आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस में इस बात का ध्यान दें कि कौन सी चीज क्रॉनिक है, कौन सी चीज नहीं है। अगर लगता है ये बीमारी क्रॉनिक है, तो हम डाइल्यूशन थोड़ा हायर जाए, हम जिसे निगेटिव कहते हैं, आप चाहे निगेटिव कह लीजिए, चाहे उसे हायर कह लीजिए। ठीक है, वहां पे जाके उसका ट्रीटमेंट कीजिए। देखिए, होम्योपैथी में भी D30, D200, D1M और 1cm तक के डाइल्यूशन है, वो निगेटिव। अगर डी उनका जो मदर टिंचर है वो पॉजिटिव है, और उसके बाद आप नीचे जाते हैं, 30 पे जाते हैं निगेटिव, 200 और निगेटिव, 1M और निगेटिव। लेकिन
डाइल्यूशन हाई, उसका जो पोटेंसी हाई हो जाती है। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रोहोपैथी में भी है। इलेक्ट्रोहोपैथी में जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वो निगेटिव डाइल्यूशन जरूर है, लेकिन उसकी डाइल्यूशन हाई हो जाएगा। वो डाइल्यूशन क्यों बोलते हैं, उसकी वजह होता है एक्वा, पानी। रेक्टिफाइड स्पिरिट में जब हम कोई दवा को बनाते हैं तो वो पोटेंसी हो जाती है, और जब हम उसको पानी में बनाते हैं तो वो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूट कर रहे हैं उसको उसमें। ठीक, चलो एस्टन आते हैं। एस्टन सबसे पहले आज हम देखते हैं एस्कुलस। देखिए अच्छी बात यह है, एस्टन क्या है? एस्टन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ S1 प्लस F1। S1 की और F1 का क्या है? प्लस। S1 क्या है? S1 का की दवाइयों का और F1 की दवाइयों का मिक्सचर है एस्टन। ये किसी ने जाना था? कितने लोगों को पता था ये बात कि S1 और F1 का कॉम्बिनेशन? ठीक, तो F1 की जो दवाइयां हैं और S1 की जो दवाइयां हैं वो आपस में मिलावट है। किसमें? एस्टन में। तो F1 की सबसे पहले आप जो है इसमें कौन कौन सी दवाइयां उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली दवा का नाम है एस्कुलस हिप्पो। ये F1 में है, देखिएगा तो ये F1 में है, एस्कुलस हिप्पो F1 में है। ठीक, अब हम एस्टन को अगर हम देखते हैं कि एस्टन किसकी दवा है, तो एस्टन जो है आमतौर पे जब कोई रोग आता है ना, जब कोई रोग आता है और अचानक आता है, अचानक किसी व्यक्ति, किसी इंसान, किसी के शरीर में अचानक कोई रोग आता है, जैसे अचानक वोमिटिंग आना चालू हो गई, अचानक वोमिटिंग आना चालू हो गई, या अचानक कॉलरा चालू हो गया, कॉलरा जैसे सिम्टम आ गए। ठीक, अचानक कॉलरा जैसे सिम्टम आ गए, अचानक फीवर आ गया, अचानक वोमिटिंग चालू हो गई, अचानक दस्त चालू हो गए, लूज मोशन चालू हो गए। मतलब यहां पे एक अचानक नाम का वर्ड लगा हुआ है। आप कह लीजिए एक्सीडेंटली कह सकते हैं। एक्सीडेंटली कम एनी डिजीज, कोई भी डिजीज का अचानक आना। एस्टन में कोई भी डिजीज अचानक आती है और आपको बीमार कर देती है। तो जहां पे आप ये देखें अचानक कोई बीमारी आ रही है, सडनली एनी प्रॉब्लम कोई आ रही है, वहां पे आप एस्टन को यूज करना चालू कीजिए। अचानक हैजा हो गया, अचानक कॉलरा हो गया, अचानक लूज मोशन हो गए, अचानक फीवर हो गया, तो ये है एस्टन की पहचान, अचानक। या अचानक ये भी मैं कह सकता हूं कि अचानक बीपी लो हो जाना। अगर किसी व्यक्ति का अचानक बीपी डाउन हो रहा है तो वहां पे आपको एस्टन जीवन प्राण दे सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है F1 एक नर्वस सिस्टम की मेडिसिन मिक्स है, नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है F1, और ऑलरेडी आपके पास S1 और F1 का ये एक अच्छा मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन। अच्छा, जानते हैं कितनी मेडिसिन मिली हुई है एस्टन में? 15। सोचिए कि 15 दवाइयों का ऑलरेडी ये संगम है, 15 दवाइयों का ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है। ये मौत के मुंह से एस्टन जो है वो बाहर निकाल लाती है
उन मरीजों को जिनका बीपी डाउन हो रहा है। वोमिटिंग किसी भी रीजन से वोमिटिंग, चाहे वो किडनी स्टोन है तो वोमिटिंग आ रही है, चाहे पित्त की पथरी है तो वोमिटिंग आ रही है, उस हर कंडीशन की ये दवा है एस्टन। हर कंडीशन की ये दवा है एस्टन। अब मान लीजिए आपकी वोमिटिंग, लूज मोशन हो रहे हैं, आंतों में गड़बड़ी है, तो वहां की मेडिसिन है एस्टन। एस्टन कहाँ की मेडिसिन है? अचानक क्या हो रहा है, आपको लूज मोशन आ रहा है, तो लूज मोशन कैसे करेंगे, लूज मोशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एस्टन C13 और बी दे दिया, बस हो गया काम। एस्टन C13 और बी का कॉम्बिनेशन कर दीजिए, देखिए लूज मोशन में आराम मिल जाए। छोटी सी बात, एस्टन अपने आप में सुपर मेडिसिन। ठीक, किसी की कब्ज है, किसी को कब्ज है, खट्टी डकारें आ रही हैं, ठीक, तो वहां की भी मेडिसिन है एस्टन। आप इसे समझ लीजिए कि एस्टन को, एस्टन F1 वर्वन दे दिया, फीवर की मेडिसिन बन गई। एस्टन C13 BE कर दिया, लूज मोशन की मेडिसिन बन गई। एस्टन A3 WE दे दिया, बीपी लो की मेडिसिन बन गई। हर जगह देखिए एस्टन अपनी इंपॉर्टेंस निभा रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है कि देखिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। ठीक, अच्छा, और एस्टन को हमने C10SLY के साथ दे दिया, तो ये क्या कहा, हमारा पेट सफा करने की दवा बन गई। एस्टन C10SLY दे दी, पेट सफा करने की मेडिसिन बन गई। तो एस्टन की जो इंपॉर्टेंस है वो आप देख रहे हैं कि एस्टन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, एक चीज और कि एस्टन को अगर हम P3WE ये कर दे तो ये जो है हमारी स्वतंत्र मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम की मेडिसिन तब बन जाती है जब हमें स्पुटम को बाहर निकालना होता है, बलगम को बाहर निकालना होता है, ब्रांको डायलेटर का काम करता है, ब्रोंकाइटिस में काम करता है। तो एस्टन आपको देखिए इतनी इंपॉर्टेंस, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस आ गई यहाँ, इतनी सारी इंपॉर्टेंस, ये छोटी सी इंपॉर्टेंस है, अभी मैंने आपको 2-4 इंपॉर्टेंस गिनाए। 15 दवाइयों का महा औषधि है एस्टन, 15 प्लांट की स्टेट की महा औषधि है एस्टन, महा औषधि। और इसीलिए जब इसके प्लांट के बारे में आप स्टडी करना चालू करेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में ये जो प्लांट क्या कहता है, एस्टन के बारे में जो मिले हुए इसमें प्लांट हैं वो क्या कह रहे हैं, तो आपको लगेगा, तब जाके आपको इसका समग्र रूप दिखाई देगा, तब इसका आपको व्यापक रूप स्वरूप दिखाई देगा। जो इसका व्यापक स्वरूप है, ये 15 प्लांट है वो मिलकर इसका व्यापक स्वरूप तय करते हैं, और उसको स्टडी करने के बाद ही आपको मिलेगा। ये मत सोचा करिए कि किताब में लिख के कोई परोस के दे देगा, उसने तो खुद कभी प्रैक्टिस नहीं की होगी। जिसने किताब लिखी होगी उसमें से 90% लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं करते, बस लिख दिया, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होगी। 90% लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं जो किताब लिखते हैं। क्यों? किताब लिखने का समय होगा कि प्रैक्टिस करने का समय होगा। टाइम जो है ना, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 1 घंटे के लिए बाहर ब्लॉक है, बाहर कुर्सियां रखी हुई, पेशेंट बैठा होगा,
ब्लॉक कर दो अपने आप को, तब जाके पढ़ा पाऊंगा मैं, तब जाके आपको रीड कर पाऊंगा। उसी तरह से अगर किताब लिखने में बैठा हूं तो मरीज देखने की फुर्सत कहां मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या है यहां पे, तो दोस्तों एस्टन का जो समग्र स्वरूप है उसको समझ लीजिए। देखिए S1 जो है, S1 जो है लिम्फेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, प्लस F1 रिप्रेजेंट करता है नर्वस सिस्टम। अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम की ये दवा है एस्टन। जहां लिम्फेटिक सिस्टम में खराबी है और उसका रिलेशन नर्वस सिस्टम से है, या नर्वस सिस्टम की खराबी है जिसका संबंध लिम्फेटिक सिस्टम से है, तो वहां की महा औषध बन जाती है एस्टन। वो एस्टन है। एस्टन को इस तरह से समझिए कि एस्टन है क्या चीज। एस्टन जो है महा औषधि है नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या मेन बीमारियां आती हैं, तो वो आती है स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक। और लिम्फेटिक सिस्टम से क्या खराब होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से खराब हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ये दवा हो गई और नर्वस सिस्टम की ये दवा हो गई। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो है डाइजेशन के खराब होने की वजह से नर्वस सिस्टम का खराब हो जाना। डाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या कोई भी खराब, पित्त की थैली में पथरी हो सकती है, स्लज हो सकता है, पॉलिप्स हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, पूरा आमाशय, ये पूरा एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा लीजिए आप। तो एस्टन को आपको महा औषधि समझते हुए मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप इसको देना तो भूलिए ही मत। इसीलिए इलेक्ट्रोपैथी में मैंने जब पढ़ा था तो एक शब्द कहा गया था कि S1 खाने नाश्ते से पहले दिया जाए और एस्टन को खाने नाश्ते के बाद दिया जाए। दुनिया की चाहे कोई भी दवा दी जाए, दुनिया की चाहे कोई भी औषध दी जाए, S1 खाए नाश्ते से पहले दो और एस्टन खाए नाश्ते के बाद दो, तो आप रोग मुक्त रहते हो, रोग से मुक्ति। क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। एक शब्दावली, एक मुहावरा चला है, पेट सफा हर रोग दफा। मतलब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपका नर्वस सिस्टम अपने आप ही अच्छा होगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो नर्वस सिस्टम अपने आप ही अच्छा होगा। इसलिए S1 दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक के लिए करने के लिए, और एस्टन दीजिए नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए। वो व्यक्ति जो इस तरह की दवा का सेवन कर रहा है वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो दोस्तों हमेशा यूज कीजिए S1 खाने नाश्ते से पहले और एस्टन खाए नाश्ते के बाद। और मेरी तरफ से एक दो और जोड़ देता हूं, तो S1 के साथ लगा लीजिएगा YE,
और एस्टन के साथ लगा लीजिएगा WE। भाई साहब मस्त नींद, मस्त जिंदगी, आपको अपने आप में मस्त लाइफ मिलेगी। हर रोग से ऐसा लगेगा मैं मुक्त हूं। मेरी जिंदगी में ना कोई कैल्शियम की कमी है, ना मेरा डाइजेशन खराब है, ना मुझे किडनी स्टोन है, ना मुझे गॉलब्लैडर स्टोन है। दुनिया की सारी बीमारियों से दूर। समझ रहे? तो ये है कहानी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एस्कुलस हिप्पो। एस्कुलस हिप्पो से हम जानते हैं कि एस्टन का हमारी बॉडी पे रोल क्या है। एस्कुलस हिप्पो से जानते हैं कि हमारी बॉडी पे एस्टन का रोल क्या है। अच्छा, एक चीज और जानना जरूरी है, ये है कितना? आप पूरी किताब उठाइएगा, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, 6%। आप अपनी जब किताब पढ़ना चालू कीजिएगा ना, तो उसमें देखिएगा वो जो हमारा राइटर है वो कितना ज्ञान वाला है, उसके अंदर नॉलेज कितनी है, उसने कितने % लिख रखा है। यहीं से नॉलेज क्लियर हो जाएगी, उसकी ज्ञान का लेवल आप तय कर ले जाएंगे कि जनाब हमारे जो राइटर साहब हैं वो उनकी नॉलेज कितनी है। किसी में 10 10 10 20 20 इस तरह से लिख देते हैं, 10 20। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोपैथी को जानते नहीं। वो किताब छाप रहा है लेकिन उसको इलेक्ट्रोपैथी पर नॉलेज नहीं है। तो ऐसे राइटर की किताब पढ़ के भी आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे खुद नहीं पता सर, आज तक इतना टाइम हो गया, मैंने शायद ही किताब पढ़ी है। थोड़ा बहुत मैंने डॉक्टर विनोद कुमार जी की किताब पढ़ी है, वो भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप। कुछ चीज़ें उनकी, एक दो चीज़ हमारे पास है तो पढ़ लेता हूँ। देखिए इस तरह से उनकी एक किताब है, एस्पेजरिक, ये पढ़ लेता हूँ, समझ रहे हैं। और एक किताब उनकी थी मेरे पास, ये एक एस्पेजरिक हैंड, मैं उसकी फोटोकॉपी मैंने करा के रखी है, क्योंकि वो लोगों ने मांगी थी तो मैंने दे दी थी, तो उसकी मैंने करा के रखी है। ये डॉक्टर विनोद कुमार जी की है, विनोद कुमार जी की है। और एक किताब मेरे पास बहुत पुरानी है, ये किसकी लिखी है मुझे खुद नहीं पता। देखिए मैंने फोटोकॉपी करा के रखी, तो ये किसकी है तो मुझे याद भी नहीं है इसकी, लेकिन हाँ है जरूर। ये है हमारा, किसका है राइटर बताता हूँ मैं आपको, राइटर कौन है, मानस रंजन दास। मानस रंजन दास। तो इन सब की मेरे पास पहले कभी PDF आई थी, सन 2001 2 3 4 5 की बात है। तो उस समय मेरे पास PDF
आ गई थी तो मैंने उसकी फोटो कॉपी करा के रख ली थी। किताबें तो शायद मैंने किसी की पढ़ी भी नहीं ध्यान से, लेकिन ऊपर वाले की दया से जो चीज़ पढ़ लिया वो चीज़ दिमाग में फीडअप है, आज भी फीडअप है। तो मैडम मैडम ग्रेस जी प्लीज़, कुछ लोग लग रहा किचन में काम कर रही मैडम, और डिस्टर्ब हम लोग हो रहे हैं। अरे बाप रे बाप, रिमूव का कॉल करना पड़ेगा क्या? म्यूट कर दो मैडम। नहीं नहीं चलेगा भाई, देखिए सब अपने हैं, सब अपने हैं, ऐसा नहीं है, सभी अपने हैं। हो सकता है गलती से उनको बटन दब गया, सभी अपने हैं। तो दोस्तों इसको हिप्पो बोलते हैं, हिप्पो। तो हिप्पो एक हॉर्स होता है, एक घोड़ा होता है, उसकी शक्ल का ये पौधा होता है, हिप्पो की शक्ल का, इसीलिए इसको जो है एस्कुलस हिप्पो नाम दिया गया है। और इस औषधि का सबसे अच्छा प्रयोग जो होता है वो आपके पूरे जीआईटी पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की ब्लड सप्लाई पर। ठीक, ब्लड सप्लाई। तो हिप्पो को जब कभी ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आए, मतलब आपको लग रहा है कि लंग्स में ब्लड सप्लाई पुअर है, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा। अभी पैरालिसिस वाले जब केस में थे तो वहां पे F1 को बताया गया ना, मतलब कि ये जो दो औषधियां हैं, ये A2 में भी हिप्पो पाया जाता है। तो A2 और F1, ठीक, और एस्टेन, ये जो ब्लड सप्लाई अगर अवरोधित हो रही है तो कहाँ की? जीआईटी की। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें माउथ टू एनस, इसके बीच में किडनी भी है, लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, स्प्लीन भी है, पेंक्रियाज भी है, सारे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन भी है। मतलब यहाँ पे अगर इन सब जगहों पे ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड सप्लाई अवरोध हो रहा है, किडनी में ब्लड सप्लाई अवरोध हो रहा है, जीबी में, लंग्स में, ये आपने डायग्नोसिस किया कि वहां पे ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, तो 3 दवाइयां आपके पास निकल के बाहर आ गई, एस्टेन, A2, F1। अगर आप इसको दे देते हैं तो इस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को आप ठीक कर ले जाएंगे, इस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को। ठीक, तो एस्कुलस का रोल सबसे ज्यादा कहां पे आ गया? आपने देखा कि एस्टेन जो है अगर A2, F1 के साथ मिल जाए तो ब्लड सप्लाई को ठीक कर देती है। लेकिन कहाँ की ब्लड सप्लाई को ठीक करती है? तो वो ब्लड सप्लाई है आपकी आर्टरी की भी हो सकती है, वेन की। देखो, क्या इन ऑर्गन्स में यहां वेन नहीं पाया जाएगा? जो किडनी लिखी है मैंने, गॉलब्लैडर लिखा है मैंने, लीवर लिखा है मैंने, स्प्लीन लिखा है, पैंक्रियाज लिखा है, क्या यहाँ पे वेन नहीं पाया जाएगा? वेन तो पाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्गन में सप्लाई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको A2, F1, एस्टेन का सहारा लेना होगा। मतलब एस्टेन A2, F1 के साथ मिलके यहाँ के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देगी। क्लियर? तो मतलब जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो ऑर्गन्स हैं वहां पे, उनके आपको ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, ब्लड सप्लाई में आपने देखा प्रॉब्लम है, तो A2, F1, एस्टेन का सहारा लीजिए, आप देखेंगे कि वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
एस्कुलस का और कहाँ अच्छा रोल है, तो वो है रूमेटिज्म। रूमेटिज्म एंड न्यूरैल्जिया। रूमेटिज्म एंड न्यूरैल्जिया मतलब अगर रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है, न्यूरैल्जिया की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप एस्टन यूज करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ एस्टन से काम चल जाएगा, इसके साथ इसकी सपोर्टिव मेडिसिन लगानी पड़ेगी। आप सपोर्टिव मेडिसिन में C4 है, L1 है, F1 है, ये सब लगानी होगी। लेकिन एस्टन उसका एक मेन पार्ट है, किसका? रूमेटिज्म और न्यूरैल्जिया का। ये सपोर्टिव मेडिसिन आपको लगानी होगी, सारी मेडिसिन लगानी होगी। ठीक। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन की भी मेडिसिन एस्टन है। क्यों? क्योंकि इसमें एस्कुलस हिप्पो है, हिप्पोकास्टेनम, एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम, ये पूरा दवा का नाम है। वेरिकोज वेन में जब आप मेडिसिन देते हैं तो यही होगी, एस्टन, C4, L1, F1, यही मेडिसिन है। एक चीज और, आयु क्या कब तक करवाओगे? देखते पर देखिए। एस्टन जो है, एक चीज समझ लीजिए, एस्टन जो है, जो ये जो हिप्पो है, ये जो है स्पर्म की मोटालिटी और प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पर्म की मोटालिटी और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनफुल MC, हर जगह आपको एस्टन काम आएगा। एस्टन आपको देना ही देना है। एस्कुलस हिप्पो की वजह से एस्कुलस ये सब भूमिकाएं निभाता है। तो एस्टन को आप पेनफुल MC में भी देना है, स्पर्म की मोटालिटी, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी देना है। यहां पे अगर आप दे रहे हैं, यहां तक कि एक चीज और मैं कहूंगा, एस्टन जो है इन सब वजहों से, देखिए पेनफुल MC आएगी तो चक्कर आएगा, जिसो तो एस्टन चक्कर की भी दवा हो गई। कमजोरी आएगी तो कमजोरी की भी दवा एस्टन हो गई, वीकनेस। एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, एस्टन को कहाँ यूज करना है, तो एस्टन को आपको फ्लाइंग हेडेक, फ्लाइंग हेडेक, उड़ता हुआ दर्द, माइग्रेन वाला दर्द, उड़ता हुआ दर्द, माइग्रेन वाला दर्द, एस्टन। मैंने कहा ना, नर्वस प्रॉब्लम के लिए, ये नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में हेडेक भी एक बीमारी होती है, एक हेडेक भी बीमारी होती है, उसके लिए भी आपको देना है एस्टन। उड़ता हुआ दर्द,
माइग्रेन वाला दर्द, वहां पर भी आपकी मेडिसिन होगी एस्टन। क्लियर? तो इस तरह से आप इस पे एस्टन पे ध्यान देके चले, एस्कुलस हिप्पो पे ध्यान देके चले कि एस्कुलस हिप्पो कहाँ कहाँ पर एस्टन को किन किन बीमारियों से हमें बचा रहा है, किन किन बीमारियों में देने को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही कहानी एस्कुलस हिप्पो की और एस्टन की। कल और बातों पे आपसे बात चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आज यहीं तक। आप लोग को हमारी क्लासेस पसंद आती हो तो कृपया करके आप हमारी जो लिंक्स होते हैं, ये फ्री क्लास के जो लिंक्स हैं, वो सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जिन जिन को लगता है कि महेश्वरी जी को ऑबलाइज करना चाहिए, उनकी पढ़ाई पर उनके मोराल को बूस्ट करना चाहिए, तो कुछ अच्छे कमेंट्स आप लोग जरूर किया कीजिए कि जिससे कि हम तैयार रहें आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज देने के लिए। मेरी कोशिश होती है आपको एक अच्छी नॉलेज दी जाए, अच्छा ज्ञान दिया जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं तक। कल फिर मिलते हैं इसी समय 3:30 बजे से लेके 4 बजे तक। थैंक यू सो मच। यस, So you told S1 and YE stem WE atom. So which dilution we have to take and how long can we take this? if you have chronic disease, if your digestion problem is chronic, then use S10, sorry, S1 dilution number 10. If you have uh, acute disease, then D6. So As to maintain the health, yeah, maintain the health. maintain the health. D6 is the best. D6 is the best. Yeah, D6. Okay. D6 is the best. Can we take for a month like that? Yeah. Whenever the season changes? Yeah, 100% you got your fitness. If you have any type of disease related to digestive problem, then you got within the 30 days good result. I just thought to build up the immunity system. Can we take for a month whenever the Yeah. If you applied in immunity diseases, then within the 30 days continuous taken now before meal after meal. Okay. Yeah. Thank you so much. So I can't speak in but I can understand. That's why I'm not even speaking. Yeah. But if you have any type of queries, then WhatsApp me. Personally, you will be WhatsApp me. Get my number by Rajwin Srinivas. Yeah, I have it. You have that. That's good. Any others? If you want to talk to me, कोई मुझसे बात करना चाहे? हाँ जी पंकज जी, पूछिए। एस्टन को 1 by 1। यस पंकज जी, आप पूछ लीजिए पहले। S1 और एस्टन को सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, फिर से बोलिए। हाँ जी।